ये कहानी एक मिडुअल इसेकाई दुनिया से होती है, जहाँ एक हाई स्कूल का स्टूडेंट जिसका नाम रियो होता है, वो एक साधारण सी सुनसान झोपड़ी के भीतर लेटा हुआ था। झोपड़ी में कोई भी फर्नीचर मौजूद नहीं थे, सिवाय एक साधारण सी टेबल के जिस पर 2 किताबें और एक धारदार चाकू रखा हुआ था। रियो धीरे धीरे उठता है और उन वस्तुओं पर कोई ध्यान नहीं देता और ताजी हवा लेने के लिए झोपड़ी के बाहर चला आता है। बाहर कदम रखते ही उसकी नजर चारों तरफ जाती है और जहां तक उसकी नजर जाती है वहां तक ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की सिर्फ श्रृंखला फैली हुई थी। फिर वो अपने हाथों की तरफ देखता है और कुछ सोचकर एक मंत्र बोलता है, जिससे उसकी हथेली पर जादुई रूप से पानी की एक छोटी सी बूंद उभर कर छलक जाती है। लेकिन ये सब कुछ दिन पहले शुरू हुआ था, जब रियो ने खुद को एक सफेद और शून्य जैसी जगह में पाया था। उस अधूरी सी दुनिया में वो सोचने लगता है कि आखिर ये जगह है क्या। तभी वहां पर एक फरिश्ता प्रकट होता है। वो रियो के विचारों को पढ़ सकता था और वो उसे आश्वासन देता है कि ये स्थान कोई हेवन नहीं है। वो फरिश्ता बेहद ही उत्साहित होता है कि कई सालों बाद कोई यहाँ पर आया है, लेकिन साथ ही वो दुखी भी होता है क्योंकि रियो अब जिंदा नहीं रहा। उसकी मौत एक ट्रक से दुर्घटनाग्रस्त होकर हो चुकी थी। रियो पहले से ही सच्चाई को जानता है और वो तुरंत ही समझ जाता है कि ये उसका पूर्ण जन्म मिलने वाला है। रियो उस फरिश्ते से, जिसे वो मन ही मन में माइकल नाम देता है, वो पूछता है कि अगली जिंदगी में उसे क्या करना चाहिए। माइकल मुस्कुराकर जवाब देता है कि उसे वही जीवन चुनना चाहिए जो वो वास्तव में जीना चाहता है। रियो हमेशा से एक शांत और स्थिर और धीमा जीवन चाहता था, न किसी लड़ाई झगड़े में और न ही किसी बड़ी जिम्मेदारी में। माइकल उसे ये जीवन अपनाने की अनुमति देता है और उसे एक नई दुनिया, जिसका नाम फी है, उसमें भेजने की तैयारी करता है। माइकल रियो को बताता है कि फी की दुनिया में केवल 20% लोग ही जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रियो उन भाग्यशाली लोगों में से एक है जिसे जादू करने की शक्ति मिलेगी। और क्योंकि उसने एक शांत और धीमे जीवन की इच्छा जताई थी और इसीलिए उसकी आत्मा को सबसे अनुकूल तत्व मिला था, जो कि जल होता है। माइकल रियो को रोंडो के गहरे जंगलों में एक झोपड़ी में अकेले भेज देता है और वो झोपड़ी जादुई सुरक्षा कवच से घिरी हुई थी ताकि रियो पर कोई राक्षस हमला न कर सके। माइकल पहले से ही झोपड़ी में 2 महीने का खाना एक बर्फ से बने भंडार में रख चुका होता है। साथ ही उसने 2 किताबें भी रखी थी जो रियो को इस नई दुनिया और जादू की जानकारी देती है। इन्हीं किताबों को पढ़कर रियो समझता है कि वो अपनी इच्छा शक्ति से कहीं भी जल को प्रकट कर सकता है। शुरुआत में वो मंत्र बोलकर पानी बनाता है, लेकिन धीरे धीरे वो कल्पना मात्र से ही पानी को बुला सकता था। वो झोपड़ी में मौजूद एक बाथटब को अपने वाटर मैजिक से भरता है। हालांकि वो जानता है कि ये पानी उसकी अपनी ऊर्जा और शरीर के भीतर से आया है, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं होता। पानी बर्फ की तरह ठंडा होता है, इसीलिए अब उसे इसे गर्म करने का कोई उपाय सोचना पड़ता है। वो सबसे पुरानी तकनीक लकड़ी रगड़कर आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार प्रयास करने के बावजूद भी एक चिंगारी तक नहीं निकलती। थक हार कर वो समझता है कि शायद इसे वो जादू के जरिए हल कर सके। वो अपने पुराने लाइफ में सीखी गई केमिस्ट्री का उपयोग करते हुए वो वाटर को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में अलग अलग करता है। इससे वो वाटर को बर्फ में कन्वर्ट कर देता है। फिर वो बर्फ को एक लेंस की तरह इस्तेमाल करके सूरज की किरणों को एक जगह पर केंद्रित करता है और इस सब से वो एक छोटी सी आग जला पाने में कामयाब भी रहता है। गर्म पानी तैयार हो जाने के बाद वो एक लंबा, आरामदायक और ठंड से राहत देने वाला स्नान करता है और इस प्रोसेस में उसका मन भी शांत होता है। वो सोचता है कि जैसे उसने वाटर को बर्फ में बदला, वैसे ही उसे गर्म भी किया जा सकता है। लेकिन वो उस मैजिक को बाद में आजमाने का फैसला करता है। अभी के लिए वो बस खाना खाता है। रात को खाना खाते समय उसे एहसास होता है कि अब जल्दी उसका खाना खत्म हो जाएगा, उसे शिकार पर जाना चाहिए। लेकिन जंगल के भीतर जाना यानी खतरे को इनवाइट करना था, क्योंकि वहां राक्षस होते हैं और उसके पास सिर्फ एक छोटा सा चाकू है जो माइकल ने दिया था। इसीलिए वो समझता है कि अब उसे अटैक करने के लिए कोई जादू भी सीखना पड़ेगा। अगले दिन वो अपना पहला अटैक मैजिक, जिसका नाम वाटर बॉल होता है, उसे सीखने की कोशिश करता है। लेकिन वो वाटर बॉल को एक पास के पेड़ की ओर फेंकता है तो वहां पे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। वो काफी निराश होता है, लेकिन हार नहीं मानता। वो वाटर बॉल को एक तीर की तरह पतला और तेज बनाने की कोशिश करता है और काफी घंटों की मेहनत के बाद वो एक नई तकनीक सीखता है जिसका नाम था वाटर जेट। हालांकि ये अभी भी पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचा पाता, लेकिन फिर भी वो इसे अपनी एक अचीवमेंट ही मान रहा था। अगर आपको ये पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।
अगले दिन वो बर्फ के जादू को सुधारने की ओर ध्यान देता है, क्योंकि अब तक उसका वाटर मैजिक लड़ाई के लायक नहीं बन पाया था। वो धीरे धीरे एक बर्फ के क्रिस्टल बनाता है, लेकिन उसे दूर तक फेंकने में वो असफल था। वाटर की तुलना में बर्फ को एक दिशा में फेंकना कहीं ज्यादा मुश्किल था। फिर भी कई घंटों की कोशिश के बाद वो एक साथ कई बर्फ के क्रिस्टल बनाने में सफल रहता है। हालांकि उनमें अच्छे तरीके से माहिर होना अब भी उसकी सीमा से बाहर थी। धीरे धीरे कई दिनों की मेहनत के बाद वो काफी तेजी से क्रिस्टल बना सकता था। हालांकि अभी भी वो उन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल करने में सफल नहीं हुआ था। लेकिन अब वक्त की कमी के कारण वो एक व्यवहारिक समाधान निकालता है। वो बर्फ के क्रिस्टल को भाले की नोक की तरह इस्तेमाल करने का सोचता है। जंगल की ओर जाते हुए वो एक नदी के पास पहुंचता है, जहां उसे क्वार्ट्ज मिलता है। ये उसे बेहद राहत देता है, क्योंकि अब अगर उसकी माना खत्म भी हो जाए तो वो उस क्वार्ट्ज से आग जला सकता था। फिर वो कुछ जड़ी बूटियों को इकट्ठा करता, लेकिन तभी एक राक्षस जिसका नाम लेसर बॉर होता है, वो उसे एक आसान शिकार समझकर उस पर हमला कर देता है। राक्षस उसके ऊपर झपटा मारता है, लेकिन डर के मारे रियो की टांगें फ्रीज हो जाती हैं। वो हिल भी नहीं पाता और लगता है जैसे उसकी नई जिंदगी यहीं पर समाप्त हो जाएगी। लेकिन आखिरी पल में मरने का विचार उसे बचने के लिए छलांग लगाने को प्रेरित करता है, और इस बार वो पूरी एकाग्रता से जादू का प्रयोग करता है। जमीन को बर्फ में बदल देता है, जिससे राक्षस फिसल जाता है। फिर वो बर्फ की कीलें बनाकर उस राक्षस पर फेंकता है, जो उसकी बॉडी में घुस जाती हैं, और इस वजह से वो राक्षस वहीं पर मारा जाता है। और ये घटना ये साबित कर देती है कि जब जरूरत हो तो इंसान अपनी सीमाओं से परे जाकर कुछ भी कर सकता है। रियो ने मजबूरी में अपने जादू का बेहतर इस्तेमाल किया था। हालांकि ये उसकी पहली जीत थी, लेकिन वो जानता था कि वो अभी भी एक सच्चा जादूगर बनने से बहुत दूर है। वो अपनी झोपड़ी में लौटता है और तुरंत ही मॉन्स्टर कंपेंडियम नामक किताब उठाकर राक्षसों के बारे में पढ़ना शुरू करता है। और वो जल्दी जान लेता है कि लेसर बोर तो सबसे कमजोर राक्षसों में गिना जाता है। किताबों में मौजूद जानकारी से उसे समझ में आती है कि अगर वो जीवित रहना चाहता है तो उसे आने वाले खतरे को पहले से पहचानना होगा। वो किताब के उस पन्ने पर पहुंचता है जहां ड्रैगन का वर्णन किया गया था, और वो पूरी किताब उसे सिर्फ यही सलाह देती है कि अगर तुम ड्रैगन को देखो तो जितना तेजी से दौड़ सको दौड़ पड़ो, क्योंकि तुम्हारे पास बचने की कोई और संभावना नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर करनी चाहिए। वो किताब का अगला पन्ना पलटता है, जहां पर एक बेहद खतरनाक राक्षस अकुना का वर्णन था, लेकिन इस बार किताब कुछ अलग कहती है। इसमें लिखा होता है कि इस राक्षस के सामने भागने की भी जरूरत नहीं है, उसे बस यही दुआ करनी चाहिए कि जीवन भर उसका कभी भी सामना उससे ना हो। और ये चेतावनी उसे काफी डरावनी लग रही थी। किताब उसके बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं बताती, लेकिन फिर भी रियो पढ़ना जारी रखता है। और आप सोच सकते हैं कि पिछली शिकार की घटना के बाद ये काफी डर गया था, लेकिन सच्चाई ये है कि एक लड़का हमेशा चार दीवारी के भीतर रह ही नहीं सकता। इसीलिए अगली सुबह रियो खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करता है और फिर जंगल की ओर निकल पड़ता है। दिन की शुरुआत उम्मीद से कहीं बेहतर होती है, क्योंकि उसे एक ऐसा पेड़ मिलता है जिस पर रसीले और ताजे फल लटके हुए थे। और जैसे ही वो फल को तोड़कर उसका स्वाद लेता है, उसे लगता है कि ये स्वाद कल के तनाव और डर का पूरा हिसाब चुकता कर रहा है। वो मुस्कुरा उठता है। जीवन में ये पल उसका बेहद सुकून देने वाला था, लेकिन उसकी ये शांति ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, क्योंकि अचानक से वहां पर एक असैसिन हॉक आसमान से तेजी से उसकी ओर झपटता है और रियो को जमीन पर गिरा देता है। रियो यहाँ पर महसूस करता है कि ये हॉक उस पर भारी पड़ रहा है। वो हवा के जादू का उपयोग करता है जो दिखाई नहीं देता, जिससे रियो न तो उसके वार को देख सकता है और न ही उसके वार का कोई रिस्पॉन्स दे सकता है। उसे किताब में लिखी बात याद आती है कि अगर लड़ाई में हार तय हो तो भाग जाना ही बेहतर होता है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर सोचता है कि वो एक परिंदे से कैसे तेज भाग सकता है। खुद को चारों ओर से घिरा देखकर वो भागने के बजाय लड़ने का फैसला करता है। वो अपने बर्फ के जादू का उपयोग करता है और बाज को पकड़ने की कोशिश करता है। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है जैसे वो हॉक मर चुका है। रियो उसके पास जाता है, लेकिन तभी वो हॉक बर्फ को तोड़कर बाहर निकलता है। हालांकि अब उसकी एक आंख जरूर जख्मी हो चुकी होती है। वो हॉक जब ये देखता है कि रियो अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है, तो वो एक चिंगाड़ मारकर वहां से उड़ जाता है। रियो थककर जमीन पर गिर पड़ता है और बड़बड़ाता है कि ये धीमा जीवन का बिल्कुल भी धीमा नहीं। वो घर लौटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो रास्ता ही भटक चुका है। हॉक से भागते समय वो इतनी तेजी से दौड़ा कि अब उसे ये पता तक नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में है। जंगल में रास्ता ढूंढते समय उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ती है। एक ऐसा प्राणी जिसकी गर्दन में धुआं उठ रहा हो और उसका सर भी गायब था। असल में इसे दुल्हाना कहा जाता है, जो कि अपने घोड़े की देखभाल कर रहा होता है। रियो घबरा जाता है, लेकिन किसी तरह शांत रहते हुए वापस अपनी झोपड़ी तक पहुंचता है। समय धीरे धीरे बीतता है और रियो खुद को और भी बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। वो अपने जादू में निरंतर सुधार
बाहर करता है। कई राक्षसों से लड़ते हुए, जंगल में मछली पकड़ते हुए वो अपने बर्फ के जादू को इतना धारदार बना देता है कि अब उसकी बर्फ एक पहाड़ तक को काट सकती थी। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अब उसे एक नई जिंदगी की आदत सी हो जाती है। हालांकि एक मिस्टीरियस हैबिट भी उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गई थी। हर रात वो वापस उसी जगह पर लौटता है जहां उसने दुल्हाना को देखा था। वो उससे लड़ने की कोशिश करता है और ऐसा वो इसलिए नहीं करता कि वो जीतना चाहता है, बल्कि शायद इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि हर हार के बाद वो और भी मजबूत बन रहा है। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि दुल्हाना है कौन और वो क्यों है, क्योंकि किताब में इस प्राणी का कोई भी जिक्र तक नहीं किया गया था। तो या तो दुल्हाना एक राक्षस नहीं है या फिर वो किताब में उसके बारे में बताया नहीं गया है। एक और असफल लड़ाई के बाद रियो महसूस करता है कि शायद वो हर बार वहीं लौटता है क्योंकि उसे लगता है कि दुल्हाना उसे मजबूत बनाना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे एक गुरु अपने शिष्य को बार बार हराकर उसे सुधारता है। एक दिन वो देखता है कि दुल्हाना एक बर्फ की तलवार बना रहा है। तलवार पूरी तरह से बर्फ से बनी होती है, लेकिन इतनी ठोस कि किसी भी असली तलवार को टक्कर दे सके। दुल्हाना चुपचाप वो तलवार रियो की ओर बढ़ाता है। रियो बिना कोई सवाल किए उसे ले लेता है और उसी पर दुल्हाना शांतिपूर्वक अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद के कुछ दिन काफी शांतिपूर्वक बीतते हैं। वो लगातार अपने प्रैक्टिस पे ध्यान फोकस करता है, शिकार करता है, खाना पकाता है और हर दिन वो खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश भी करता है। लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकती। एक दिन जब वो हमेशा की तरह अपने अभ्यास में लीन होता है, अचानक से वो उसी हॉफ को सामने देखता है, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। अब वो बिल्कुल काला हो चुका था और बहुत ही बड़ा दिख रहा था और उसकी एक आंख भी गायब थी। रियो तुरंत ही समझ जाता है कि ये वही हॉक है जिससे वो पहले भिड़ा था और अब वो काफी बड़ा हो चुका है। वो बाज पूरी ताकत से उसकी ओर झपटता है। रियो तुरंत 5 परतों वाली बर्फ की दीवार बनाता है, लेकिन बाज उन्हें ऐसे तोड़ता है जैसे वो कागज की कोई परतें हों। फिर वो 10 परतें बनाता है, लेकिन बाज उन्हें भी रौंदता हुआ निकलता है। इसके बाद रियो अपना स्पेशल अटैक आइस लॉन्चर यूज करता है, जो कि बर्फ का एक तेज और घातक भाला था, लेकिन बाज उसे चीरता हुआ आर पार कर देता है और इसी बीच रियो के हाथ से उसका सहारा, जो कि एक लकड़ी का डंडा था, वो भी गिर जाता है। वो झुककर उसे उठाने ही वाला होता है कि उसकी नजर पास रखी तलवार पर जाती है। वो बर्फ की तलवार जो दुल्हाना ने उसे दी थी। वो तुरंत उसे उठाता और बाज पर जोरदार हमला करता है। ये हमला असर करता है और वो बाज पीछे हटता है और उसकी स्पीड भी काफी धीमी होती है। फिर वो एक बार फिर से अपनी आखिरी ताकत बटोर कर रियो की ओर आता है, लेकिन इस बार रियो उसकी दिशा और गति को पूरी तरह पढ़ लेता है और जैसे ही वो करीब आता है, रियो पूरी ताकत से तलवार चलाता है और तलवार बाज के शरीर को चीरती हुई आर पार हो जाती है। वो बाज जमीन पर गिरता है और रियो उसके पास जाता है। वो जानता है कि ये वही बाज है जिसने उसकी एक बड़ी परीक्षा ली थी और अब उसकी जान भी जा चुकी है। लेकिन रियो उस बाज पर गुस्से से नहीं बल्कि सम्मान से देखता है। वो महसूस करता है कि ये बाज बदला लेने नहीं बल्कि उसे चुनौती देने आया था और उसकी उस चुनौती ने ही रियो को मजबूत बनाया है। रियो अपना सर झुकाकर उसे अंतिम विदाई देता है और वो उसकी जान सम्मानपूर्वक अपने हाथों से लेता है। तलवार निकालता है और बाज की सांसें थम जाती हैं। वो वापस लौटने ही वाला होता है कि तभी उसे किसी भारी और विशाल प्राणी के आने का आभास होता है। पेड़ों के बीच से एक विशालकाय ड्रैगन निकलता है और रियो के पास आता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि ड्रैगन उससे बात करता है, सीधे उसके मन में। वो टेलीपैथी का इस्तेमाल कर रहा था। ये देखकर रियो काफी हैरान हो जाता है कि वो ड्रैगन की आवाज को सुन सकता है। ड्रैगन भी खुश होता है क्योंकि वो कई सालों बाद किसी इंसान के साथ अपनी टेलीपैथी साझा कर पा रहा था। ड्रैगन रियो से पूछता है कि क्या उसने कहीं पर कोई विकसित बाज देखा है। रियो जवाब देता है कि हाँ, उसने उसे देखा है और अब वो उसे मार चुका है। ड्रैगन ये सुनकर बहुत ही हैरान होता है। वो पूछता है कि ये काम इंसान कैसे इतने बड़े क्रीचर को हरा सकता है। रियो उसे अपनी तलवार दिखाता है। ड्रैगन उसकी तलवार को देखकर तुरंत पहचान जाता है कि ये तलवार फेरी किंग का है। वो काफी आश्चर्य से पूछता है कि रियो ने ऐसा क्या किया कि उसे ये दुर्लभ तलवार मिला। हालांकि ये बात तो रियो खुद भी नहीं जानता कि ये तलवार उसे कैसे मिल गई। वो बस इतना कह पाता है कि ये तलवार उसे एक मिस्टीरियस क्रिएचर दुल्हाना ने दी थी। ड्रैगन कुछ पलों के लिए शांत रहता है, फिर गहराई से सांस लेता है और पूछता है, क्या तुम जानते हो कि ये तलवार किस प्रकार की शक्ति के लिए है? रियो अपना सिर हिलाता और कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। फिर रियो भी ड्रैगन से कुछ सवाल करता है कि वो कौन है और ये दुनिया कैसी है और क्या और भी खतरे उसके रास्ते में हैं। दोनों देर रात तक बातचीत करते हैं जैसे दो पुराने योद्धा एक अग्निकुंड के पास बैठकर अपनी कहानियां बांट रहे हों। अंत में ड्रैगन कहता है कि अब उसे जाना होगा। वो उड़ने से पहले अपना नाम बताता है, लुएन। रियो मुस्कुराकर कहता है कि मेरा नाम रियो है और वहीं से उन दोनों में एक नई फ्रेंडशिप की शुरुआत होती है। एक इंसान और एक ड्रैगन के बीच की दोस्ती जो दोनों अपनी अपनी खोई हुई दुनिया में एक दूसरे का सहारा बनते हैं।
रियो सचमुच अपनी नई जिंदगी में बहुत मजे में था, इतना कि उसे पुनर्जन्म देने वाले फरिश्ते को फिर से उसकी स्लैब को चेक करनी पड़ती है। और तभी उसे एक बहुत ही अहम बात का एहसास होता है जो उसने पहले मिस कर दी थी। दरअसल रियो के पास इस नई दुनिया में छुपी हुई शक्ति है जिसे फरिश्ता अपनी पहली नजर में देख नहीं पाया, क्योंकि पिछली बार उसने जिसे वहां पर भेजा था उसके पास ये शक्ति नहीं थी, और ये शक्ति थी हमेशा यंग रहने की, यानी कि अब रियो कभी भी बूढ़ा नहीं होगा। और अब असली सवाल ये था कि रियो इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करेगा और इसका मतलब उसकी जिंदगी के लिए क्या होगा। और ये सवाल भविष्य के लिए कई सारे सीक्रेट्स और संभावनाओं को जन्म देता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप किसी एनिमे की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।